नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है बिब्लियोफाइल डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं। फिर से तैयार हूं नए मॉक टेस्ट को लेकर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और हमेशा मैं बताता हूं आपको कि आराम से पेपर को रीड कीजिए, देन आप आंसर किया कीजिए। देखिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, आइए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया जाता है? देखो इसके पीछे फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया किंग जॉर्ज जो पंचम आते हैं उनके स्वागत में ये किया जाता है। क्यों आते हैं भारत, ये है इनके स्वागत के लिए, इनको सम्मानित करने के लिए, इनकी याद में, इनकी मेमोरी में ये बनवाया जाता है। किनकी में? किंग जॉर्ज 5th या पंचम इन्हें बोला जाता है। चलो एक एक करके इन फैक्ट को जानते हैं। किंग जॉर्ज, ठीक है, 5th, इन्हें हिंदी में हम पंचम भी बोलते हैं। ध्यान रखना, पंचम नाम का व्यक्ति और अन्य कोई नहीं है, यही है। ये बात आप लोग यहाँ से बच्चों ध्यान रखिएगा। पहली चीज, इनके स्वागत के लिए किया गया था, इन्हें सुपीरियर बताने के लिए, क्योंकि हम किसके अंडर में काम कर रहे थे? स्वागत यानी कि वेलकम करने के लिए जॉर्ज पंचम का गेटवे ऑफ इंडिया बनाया जाता है। इसके जो डिजाइनर थे वो वीटेट थे, डिजाइनर, अपन मैंने लिख दिया विल्ट यहाँ पर, तो डिजाइनर वीटेट के नाम से ये जाने जाते हैं। अब कब आते हैं किंग जॉर्ज, किस एवज में आते हैं? तो इसके लिए हम जानते हैं, नेक्स्ट देखिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये 1911 में आते हैं। दिल्ली दरबार जो लगता है, दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 में लगता है। आप पूछोगे सर ये कौन सा दिल्ली दरबार था? तो बच्चों ये था 3rd दिल्ली दरबार। 3rd दिल्ली दरबार होता है ये। इसके पहले भी सर 2 लग चुके थे, जी हाँ, इसके पहले 2 और दिल्ली दरबार लग चुके थे। उनका नाम मैं बताता हूँ कब कब लगे थे। 1st दिल्ली दरबार, 1st दिल्ली दरबार कब लगता है बच्चों? ये लगता है 1877, 1 जनवरी 1877 में लगता है, ठीक है। 2nd कब लगता है? 2nd जो लगता है 1903 में लगता है। 2nd दिल्ली दरबार, अब यहाँ से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। पहले दिल्ली दरबार की मैंने बात की तो 1877 आया। अब 2nd जो दिल्ली दरबार लगता है लॉर्ड कर्जन के टाइम पर लगता है। कब लगता है? 1 जनवरी 1903 में लगता है। ये जो मैंने डेट बताई है ना, इनको गांठ बांध के रट लेना भैया, अगर भूल गए तो आपको दिक्कत होने वाली है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपको पूरा एलोबरेट कर रहा हूँ। 1 जनवरी किसके टाइम पर लगता है? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर लगता है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव दिल्ली दरबार होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव दिल्ली दरबार होता है, एक्सपेंसिव। अब बात आप पूछोगे सर ये दिल्ली दरबार क्यों लगाए जा रहे थे? तो मैं आपको बताता हूँ कि 1st दिल्ली दरबार 1877 में जब लगता है तो वहाँ पे क्राउन प्रिंस यानी कि राजा बनाया जाता है इंग्लैंड के अंदर। 1903 में दिल्ली दरबार लगने के पीछे कारण था कि अंग्रेजों का नया राजा चुना गया। और 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा तो राजा कौन बनते हैं? जॉर्ज पंचम बनते हैं। राजा कौन बनते हैं बच्चों? जॉर्ज पंचम बनते हैं। और भारत की वो यात्रा पर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? जॉर्ज पंचम, जॉर्ज जो 5th थे, भारत की यात्रा पर आते हैं। भारत की यात्रा पर आने वाले फर्स्ट किंग थे ये। जो अपन लोग जो अंग्रेजों के अंडर में होते हैं वो भारत में आने वाले फर्स्ट किंग होते हैं, फर्स्ट किंग होते हैं। और इनको खुश करने के लिए हमने दिल्ली दरबार लगाया था। इनको खुश करने के लिए क्या लगाया था? दिल्ली दरबार लगाया था। ये कहानी है 3rd दिल्ली दरबार की, 3rd दिल्ली दरबार, ठीक है। ये बात याद रखने वाले पॉइंट है सारे के सारे। 1st आपको पता लगी गया, 2nd आपको पता लगी गया, 2nd आपको पता लगी गया, और 3rd पे अपन बात करते हैं विस्तार से। इनको केसरे हिंद की भी उपाधि दी गई थी, भारत के राजा मतलब कि केसरे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। किसे दी गई थी? जॉर्ज पंचम को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। केसरे हिंद की उपाधि आपसे पूछा जाएगा कि केसरे हिंद की उपाधि किसको और कब दी जाती है? केसरे हिंद की उपाधि किसको दी जाती है? जॉर्ज पंचम को दी जाती है 1911 में। 1911 में एक और इम्पोर्टेंट घटना होती है कि इसमें भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली को बनाया जाता है, दिल्ली को ट्रांसफर किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि किस दिल्ली दरबार में भारत की राजधानी को दिल्ली बनाया जाता है? पहले कौन सी थी? कोलकाता थी। पहली राजधानी कौन सी थी? कोलकाता थी। बाद में किसे बनाया जाता है? दिल्ली को बनाया जाता है। और कब बनाया जाता है? 3rd दिल्ली दरबार के दौरान इसे राजधानी घोषित किया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से सारे बच्चे याद रखिएगा। अब चलते हैं इसके गवर्नर के बारे में, एक एक करके इसके गवर्नर के बारे में बात करते हैं, क्या थे क्या नहीं थे। 1877 में जो गवर्नर रहते हैं वो लॉर्ड लिंटन रहते हैं बच्चों।
लॉर्ड लिंटन रहते हैं। मैंने सिर्फ अभी कर्जन की बात की थी और यहाँ पे बताया था कि मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे ज़्यादा जो खर्चीला दिल्ली दरबार लगता है वो कौन सा लगता है, सेकंड दिल्ली दरबार लगता है। इसमें लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे, बहुत शान शौकत से सारी चीज़ें की थी, बहुत परेड की थी और परेड पर बहुत पैसा खर्च किया था। राजा महाराजाओं को अपनी ख्याति बताने के लिए कि अंग्रेज़ कितने पैसे वाले, इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया था लॉर्ड कर्जन ने। और थर्ड में होते हैं लॉर्ड हार्डिंग्स। कौन होते हैं बच्चों, लॉर्ड हार्डिंग्स। ये तीनों व्यक्तियों को आप याद रखना, आपसे पूछा जाएगा कि सेकंड दिल्ली दरबार के दौरान गवर्नर कौन होते हैं, तो कौन होते हैं, लॉर्ड कर्जन होते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिल्ली दरबार से याद रखनी है और 1911 में क्या होता है ये भी आपको यहाँ से बच्चों ध्यान में रखना है। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये क्लियर हो गया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ठीक है, आइए सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िएगा तभी आप आंसर कर पाओगे। 1877 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? पहली बात तो इलाहाबाद ही मुख्यालय क्यों बनाना था, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। 1857 की जो क्रांति होती है 1857 में, तो इलाहाबाद यानी कि अभी इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है बच्चों, इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया है प्रयागराज। प्रयागराज, इलाहाबाद का जो नाम परिवर्तन किया गया वो प्रयागराज किया गया है। ठीक है, और 1857 में आपातकालीन मुख्यालय बनाने के पीछे रीजन था, जैसे मैं आपको एक मैप बनाता हूं उसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये तो कलर दिख नहीं रहा, भारत का मैप एक बार बनाते हैं। ठीक है, अरे थोड़ा सही नहीं बना है, ये देखिए मैंने कहा ये इलाहाबाद है, यहाँ पे यूपी और यूपी के यहाँ का मैंने इलाहाबाद। ठीक है, ये इलाहाबाद है। अब इलाहाबाद का जो इर्द गिर्द के क्षेत्र है, मैंने कहा लखनऊ, बनारस, ठीक है, कानपुर, ये सारे इर्द गिर्द के जो क्षेत्र हैं, इधर राजस्थान वाला क्षेत्र आ जाएगा, इधर दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र है, ये क्या थे, एक्टिव जोन थे। यहाँ पर क्या विद्रोह ज़्यादा हो रहे थे। 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान अन्य शहरों में क्या हो रहा था, अन्य शहरों में अधिक विद्रोह हो रहे थे। जैसे मैंने कहा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं कानपुर, एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहा मैंने बच्चों, कानपुर। दूसरा मैंने क्या कहा आपसे, कानपुर के अलावा बनारस, इसके इर्द गिर्द के जो क्षेत्र है ना उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन। अब मैं ये बोल रहा हूँ इन क्षेत्रों में क्या हो रहा था, अधिक विद्रोह हो रहा था और इसी को इमरजेंसी राजधानी या इमरजेंसी की जगह घोषित कर दिया जाता, तो अंग्रेज इसे सेफ नहीं रख पाते। अंग्रेजों के लिए जो सेफ जगह थी वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद था। अंग्रेजों के लिए जो सेफ जगह थी वो थी प्रयागराज। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया हम इसी में ही रहेंगे, इसे ही इमरजेंसी के लिए यूज करने वाले हैं। यहाँ पर राशन की व्यवस्था अच्छी थी अंग्रेजों के लिए, खाने पीने की, राशन यानी कि फूड की व्यवस्था अच्छी थी। ठीक है, रहने की अच्छी व्यवस्था थी, खाने पीने के अलावा रहने की भी अच्छी व्यवस्था थी, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था थी, इन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे ये कह रहे हैं भैया इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय, क्योंकि इलाहाबाद के अंदर जो रहने की व्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया हो रही थी। अब ये पूछा गया कि किस टाइम, उस समय जो होता है कौन था गवर्नर, तो उस समय थे लॉर्ड कैनिंग। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 में जो मुख्यालय बनाया गया था, इलाहाबाद बनाया गया था। इलाहाबाद बनाने के पीछे मैंने सारे कारण आपको बताए हैं, ये बेसिक कारणों की गिनतियों में आते हैं। अब आप लॉर्ड कॉर्नवालिस को तो जानते ही होंगे, स्थायी बंदोबस्त देने वाले। आपसे पूछा जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, और एक बहुत बार एग्जाम में आया बच्चों, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में बहुत बार पूछा गया, भर भर के पूछा जाता है इनके बारे में कि स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट किसने दिया, आपके सामने है, परमानेंट सेटलमेंट, ये क्लियर कर लो। और सिविल सर्विसेज के फादर कहे जाते हैं, ये किसके फादर कहे जाते हैं, सिविल सर्विसेज के फादर लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ये भी इनके बारे में हमें ध्यान रखना है। ये जो मुख्यालय बनाने का समय आता है, कौन रहता है उस टाइम गवर्नर, लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। कौन रहते हैं बच्चों, लॉर्ड कैनिंग रहते हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान में रखनी है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है कि इलाहाबाद की राजधानी, वो इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है, प्रयागराज। ये सारी बातें हमें क्या रखनी है बच्चों, याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीज़ों का।
मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सो की उपस्थिति, या कैरोटीन की उपस्थिति, एंथोसाइनिन की उपस्थिति। जैसे हम मिर्च खाते हैं, जीभ पर जाती है तो एक हमारे तीव्र एक मिर्ची, जब हम बोलते हैं मिर्ची लग रही है मिर्ची, तो तीव्र एक क्या है, कैप्सुलिन होता है। क्या होता है, ये हमारे जीभ से जब भिड़ता है तो तीव्र अपने न्यूरॉन्स को, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उन्हें तक मैसेज पहुंचाता है, तो उससे हमें तीव्रता महसूस होती है और इसके कारण हमें मिर्ची लगती है। तो वो नाम क्या है इसका? कैप्सिन। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा बच्चों। तीव्र, जैसे कि आप पानी पी रहे हो या आपको कोई इच्छा हो रही है, जैसे मैंने अपने हाथ उठाने की चेष्टा की तो न्यूरॉन्स को, माइंड को मैसेज गया, माइंड को जब मैसेज गया तो माइंड ने इनको हाथ को दिया। तो ऐसे ही बहुत तीव्रता से ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? अब देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अटलांटिक महासागर की, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा? अब बात करते हैं, देखो केंद्रीय धारा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की है। केंद्रीय धारा के बारे में बात करेंगे तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन की है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे हम उत्तरी अटलांटिक बोल सकते हैं, उत्तरी अटलांटिक, ठीक है। शीतल धारा, ये क्लियर है भैया, ये कैसी धारा है? शीतल धारा है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। शीतल को क्या बोलते हैं अपन? कोल्ड बोलते हैं। पहले ऑप्शन तो हमारा है नहीं, हट गया। चलते हैं आगे। वेगुला की धारा, हाँ बिल्कुल ये सही है। ये क्या है? दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। पहली बात तो ये क्लियर करो, ये कैसी धारा है बच्चों? ये शीतल धारा है। शीतल मैंने उल्टा लिख दिया, सही लिखते हैं इसको भी, शीतल धारा। अब शीतल धारा कहाँ की है? ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की। अब आओ अगुलाहास धारा, ये क्या? गर्म जल धारा है। ये कौन सी धारा है? ये गर्म जल धारा है। ये गर्म जल धारा है। बात ये आप यहाँ से ध्यान रखना। और ये मत सोच लेना अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक महासागर नहीं बल्कि हिंद महासागर की है ये। ठीक है ना। आ जाइए आगे। ब्राजील धारा, ये भी अटलांटिक महासागर की, ये गर्म जल धारा है। कैसी है ये? गर्म जल धारा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, गर्म जल धारा है। चारों ऑप्शन क्लियर हो गए क्या? ब्राजील धारा क्या है, वेगुला धारा क्या है, कैनरी धारा क्या है, अगलोहास धारा क्या है? ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था होती है, जैसे बंद अर्थव्यवस्था से मतलब मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, ये हमारा देश है, इधर मैंने श्रीलंका बना दिया, ठीक है ना। ये पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र अफगानिस्तान हो गया, ये चाइना हो गया, ठीक है जी। इधर तो है नहीं, इधर तो अरबिक ओशियन है, वेस्ट बंगाल आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ बांग्लादेश आ जाएगा, और बे ऑफ बंगाल आ जाएगा। अब मेरी बात समझना, इसमें जो पूछा गया उसको समझते हैं पहले। तो बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बच्चों? इसी देश की जो टेरिटरी है ना, ये जो देश की टेरिटरी जो हमें दे रखी है, इसी में हमें क्या करना है? सेल एंड परचेज करना है। इसमें क्या करना है बच्चों? हमें सेल एंड परचेज करना है, सेल एंड परचेज। इसी के अंदर करना है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा कि देश के बाहर? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर रोक लग जाएगी, इंपोर्ट नहीं होगा और एक्सपोर्ट भी, आयात निर्यात भी नहीं होता, इन पे लग जाएगी रोक। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी। जैसे भारत अपना माल श्रीलंका को नहीं बेच पाएगा, ना इससे ले पाएगा। सेम कहानी है, भारत ना तो चाइना को बेच पाएगा ना चाइना से ले पाएगा। इन पर क्लोज हो जाएंगे ये, बिल्कुल। ये रास्ते कैसे हो जाएंगे बच्चों? क्लोज हो जाएंगे। अगर इससे यहाँ बोलता आपसे कि ओपन इकोनॉमी क्या होता है सर, यहीं इसका रिवर्स क्वेश्चन पूछ लेता आपसे रिवर्स क्वेश्चन जब पूछता कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है, तो आप आंसर क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? देखो, जो इंपोर्ट है ना वो हो रहा होता बच्चों, इंपोर्ट देश के बाहर, एक्सपोर्ट भी हो रहा होता। अगर इन दोनों पर देखिए, ओपन इकोनॉमी देख लीजिए आप, इस पे देखो, इस पे तो पूर्णतः रोक लग जाती है, ये ओपन रहते हैं। ओपन का मतलब ओपन मार्केट्स, एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सकता है, दूसरे देश से
व्यापार कर सकता है। इतनी सी बात, एक देश दूसरे देश से व्यापार कर सकता है। अब व्यापार तभी तो होगा जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहे होंगे। तो इधर क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, एक देश दूसरे देश से व्यापार नहीं, ये शॉर्ट मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, व्यापार नहीं करता। अरे व्यापार तभी तो होगा, व्यापार चल रहा है, आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। व्यापार से ये मतलब कि आईटी कंपनी चलना, जैसे कि अमेरिकन कंपनी है जैसे इंस्टाग्राम, और अमेरिका की जो कंपनी है इंस्टाग्राम आज हर एक भारतीय यूज कर रहा है। एक तरीके से वो क्या कर रहा है, अपनी सेवाओं को बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका अपनी सेवाओं को अमेरिका जो है क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। तो अमेरिका इंस्टाग्राम को क्या कर रहा है इंडिया में बच्चों, एक्सपोर्ट कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यह है, ये तो जाएगी क्लोज इकोनॉमी। अगर ये एक्सपोर्ट नहीं कर रहा होता तो क्लोज इकोनॉमी, अगर कर रहा है तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, ओपन इकोनॉमी। तो ये बात आप लोग यहां से समझ जाइएगा, ये लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्लियर हो गया। डज नॉट possess any means of international transport, does not trade with other country, does not have a coastal line, it is not a member of the UNA। आपको जो सही लगे आंसर क्या होगा, जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करती हैं, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए कोई साधन नहीं है, जिसके पास कोई तटरेखा नहीं है, जो संयुक्त अब आंसर आपके सामने है, ये रहा। जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? वॉइस क्लियर है सभी को? अभी ठीक है, वॉइस क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? देखो कैंसर अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके लिए अलग अलग चीजें यूज की जाती हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, आयोडीन। ये भी कैंसर का उपचार करता है, ठीक है, और कोबाल्ट भी करता है। लेकिन आयोडीन में क्या होता है, ये जो गले की कैंसर जो होती है ना, थायराइड वाली, ये गले की कैंसर के लिए उपयोगी है। कैंसर के लिए तो है, लेकिन जो ग्लैंड्स होती हैं या गले की कैंसर के लिए, ये आप डायरेक्ट इसे याद रख लीजिए, ये तो होता है गले की कैंसर के लिए। कोबाल्ट क्या होता है, ये रक्त की कैंसर के लिए होता है, ब्लड कैंसर के लिए, रक्त की कैंसर, यानी कीमो जब दी जाती है तब ये यूज किए जाते हैं, कीमो देते समय। तो ये दोनों आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा गया ब्लड कैंसर के लिए। हमसे किसके लिए पूछा गया बच्चों, ब्लड कैंसर के लिए पूछा गया, तो कोबाल्ट 60 हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। चलिए, प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, प्रथम स्पीकर कौन थे जो लोकसभा में उनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? तो जीवी मावलकर जी थे। कौन थे बच्चों? जीवी मावलकर। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। एक और मैं बताता हूँ, BR जाखड़, ये 7वीं और 8वीं लोकसभा में अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। 7वीं और 8वीं लोकसभा में क्या रहते हैं, ये अध्यक्ष रहते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। 7वीं और 8वीं लोकसभा में ये अध्यक्ष रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 7वीं और 8वीं लोकसभा में अध्यक्ष थे लोकसभा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये दोनों इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो स्पीकर से संबंधित हैं। ये सांसद तो रहे, ये IAS ऑफिसर भी रहे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो आंसर कर देंगे हम, जीवी मावलकर जी, आंसर हमारा हो जाएगा। पुस्तक कारगिल टर्निंग द टाइड की जो लिखी है वो किसने लिखी है? ये लिखी है मोहिंदर पुरी ने। मोहिंदर पुरी जी ने ये बुक लिखी है। कारगिल का जो युद्ध होता है उस पर बेस्ड ये पूरी की पूरी बुक है। कारगिल में क्या क्या होता है, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग मारे गए, पाकिस्तान का क्या हश्र हुआ, इस सारी चीज़ें इस बुक में मेंशन की गई हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, यानी कि मोहिंदर पुरी के द्वारा, ठीक है। बाकी राइटर्स हैं तीनों के तीनों। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत माना गया है, ठीक है। तो वंदे मातरम, अपनी माता भारत भूमि को नमन करना,
इसका मतलब क्या है बच्चों, भारत माँ को नमन करने से है। भारत माँ को नमन करने या देश में जब जागरूक या अवेयरनेस जब आती है तो ये किया जाता है जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा होता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए ये गाना गाया जाता है, वंदे मातरम। कब? स्वदेशी आंदोलन के समय। ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने गाया है, मैं लिखा है मतलब कि ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ये इनके बारे में हमें याद रखना है। बात समझ में आई कि नहीं? इतनी सी आपको बात यहाँ से याद रखनी है। अब स्वदेशी सॉरी अब एक छोटी छोटी बातें अपन को बच्चों यहाँ से याद रखनी है। याद क्या रखनी है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा चंपारण मूवमेंट 1917 नील की खेती के लिए, ठीक है। चंपारण मूवमेंट जो होता है वो उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये बिहार में होता है बच्चों, ठीक है। एक क्लास 12th आपने जब एनसीईआरटी से पढ़ी होगी, क्लास 12 इंग्लिश में क्लास 12th में एक लेसन आया था इंडिगो, नील के लिए। वहां पे इसी चंपारण को समझाया गया। एक राजकुमार शुक्ला नाम के व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? राजकुमार शुक्ला नाम के। मैं चंपारण मूवमेंट को यहां समझाता हूं। मैं चंपारण मूवमेंट, हमें ये लेसन पढ़ाया गया लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कई बोल रहे सर हम आर्ट्स के बच्चे नहीं हैं। अरे भाई ये इंग्लिश जो कंपलसरी 12th क्लास में इंग्लिश एक चैप्टर मैं बताता हूँ कहाँ पे ये चैप्टर 12th क्लास की इंग्लिश की बुक है। मुझे ऐसे याद नहीं कौन सी, अपन इंग्लिश की बुक है, एनसीईआरटी की बुक देखिएगा आप लोग। उसमें एक चैप्टर है इंडिगो के नाम का इंग्लिश में। उसमें एक व्यक्ति का जिक्र किया गया, राजकुमार शुक्ला, जो बिहार से जाते हैं, राजकुमार शुक्ला जी। इस जगह पर भी हम उन्हीं व्यक्तियों का नाम डिस्कस करने वाले हैं। चंपारण जो जगह है एक्चुअली में बिहार में है। चंपारण जो जगह है बच्चों कहाँ पर है? बिहार के अंदर है। चंपारण जो जगह है वो बिहार में है, ठीक है। ये जो चंपारण होता है वो इंडिगो के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? इंडिगो के लिए होता है। इसमें जो मैन होते हैं राजकुमार शुक्ला जी होते हैं और गांधी जी होते हैं। राजकुमार शुक्ला जिद करके गांधी जी को चंपारण लेके जाते हैं। गांधी जी को क्या करते हैं? चंपारण लेके जाते हैं। राजकुमार शुक्ला जिद करके गांधी जी को लेके जाते हैं और गांधी जी इस केस को जीतते हैं और इन्हें अधिकार दिलाते हैं। गांधी जी, एक बात ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ला, इंडिगो, बिहार और गांधी जी, ये जो होता है 1917 में होता है बच्चों। कब होता है? 1917 में होता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। कब होता है? ये 1917 में होता है, ठीक है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी है। और इसमें मेन किरदार कौन होते हैं? राजकुमार शुक्ला जी और गांधी जी, ठीक है। अब आया एक ऐसा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब कौन सा आ रखा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो 1930 में होता है। कब होता है बच्चों? 1930 में होता है ये। और इसके बाद 1931 में लॉर्ड इरविन समझौता, गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होता है। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान, लॉर्ड इरविन और गांधी समझौता कब होता है? वो कब होता है बच्चों? ये 1931 में होता है, ठीक है। असहयोग आंदोलन चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद वापस ले लिया जाता है। ये बात ध्यान रखना। स्वदेशी आंदोलन के बारे में मैंने आपको जिक्र कर दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? देखो ये कहना चाह रहा है कि कहां पर भूकंप आने की संभावना ना के बराबर रहती है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि भैया भूकंप बिल्कुल भी नहीं आते हैं, वो कहां पे आते हैं? उत्तरांचल। भूकंप से पहले एक छोटी चीज में वर्ल्ड लेवल पे बात करते हैं अपन, ठीक है। सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो कंट्री का नाम बताता हूं पहले, ठीक है, कंट्री का, फिर देश के बारे में बात करें। सर्वाधिक भूकंप जो आते हैं वो आते हैं बच्चों जापान के अंदर, ठीक है। पैसिफिक एक रिंग है वहां पे आते हैं, पैसिफिक ओशियन की रिंग है वहां पे आते हैं। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखनी। अब अर्थक्वेक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा ये लैंड क्षेत्र है बच्चों, ये क्या है? ग्राउंड क्षेत्र है। उसके बारे में देखते हैं। ये मैंने कहा ये ग्राउंड है, ठीक है ना। तो जो तरंगे आ रही होती है ना वो ऐसे करके आ रही होती हैं, ये लो, ठीक है। अब जब तरंगे आती हैं तो इनमें 3 टाइप की तरंगे आती हैं। जैसे मैंने कहा P, S और L। P का मतलब होता है प्राइमरी तरंगें जो सबसे पहले आ रही होती हैं, प्राइमरी। S क्या होता है बच्चों? सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी बताता हूँ। और L का मतलब होता है बच्चों लव तरंगें। सबसे कम नुकसान, सबसे तेज होती हैं लेकिन सबसे कम नुकसान करती हैं। ये सबसे
मैं एक ब्रैकेट बना के समझा देता हूँ आपको, ये ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, वैसे मैं ब्रैकेट बना के आपको छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ, 2 से 3 चीज़ें। अगर आपसे पूछेगा प्राइमरी तरंगों के बारे में, तो सबसे तेज होती हैं बच्चों। कैसी होती हैं ये? सबसे तेज, लेकिन नुकसान सबसे कम करती हैं। नुकसान सबसे कम करती हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी जो तरंगें होती हैं ये मध्य में होती हैं, सबसे तेज नहीं होती है, मध्य इनकी स्पीड होती है। मध्य क्या होती है? इसकी स्पीड होती है, ठीक है। और नुकसान भी ना तो ज़्यादा पहुंचाती है ना कम पहुंचाती है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। नुकसान भी कैसा रहता है इनका? मध्य में रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं लव तरंगें। ये सबसे तेज नहीं होती, सबसे धीमी होती हैं, सबसे धीमी या बहुत धीमी होती हैं, लेकिन नुकसान जो पहुंचाने का कार्य होता है सबसे ज़्यादा लव तरंगों का होता है। सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाती हैं? ये लव तरंगें ही पहुंचाती हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, याद रखोगे कि नहीं रखोगे? ठीक है। अब एक भूकंप मापी यंत्र भी तो होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है? ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। 1 2 है यहाँ पे। एक तो मेजरमेंट किया जाता है 1 से 12 तक, और एक किया जाता है 1 से 10 तक, और दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। और 1 से 12 वाला तो है मार्केली, 1 से 12 वाला कौन सा है? मार्केली। और ये कौन सा 1 से 10 तक? रिक्टर स्केल। और यही सबसे सही माना जाता है, रिक्टर स्केल। और आज जो कैलकुलेशन की जाती है वो आज के समय पर इसी से की जाती है, और सबसे सटीक यही है आज के समय पर, यही है आज के समय पर सबसे सटीक यही यंत्र है। ये बात आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। ये PSL की कहानी है, पाकिस्तान सुपर लीग नहीं बोल रहा हूँ, पजामा सलवार लीग भी नहीं बोल रहा हूँ, अपन प्राइमरी सेकेंडरी लीग के बारे में अपन लोग बच्चों बात कर रहे हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों कर्नाटक। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से कर्नाटक हो जाएगा। ये बात भी अपने को यहाँ से ध्यान रखिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 35 हमने किया अभी। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? जैव उर्वरक, इसका मतलब समझने का प्रयास करते हैं। देखो जैव उर्वरक का मतलब है बच्चों, जैव उर्वरक जो फसल में डालने के पश्चात फसल को उपजाऊ बनाते हैं। फसल नहीं, जमीन में डालेंगे, फसल में तो क्यों डालेंगे इसको, जमीन में डालने के बाद जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। जमीन में डालने के पश्चात जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाते हैं। तो ऐसा कौन सा है इसमें? गेहूं को हम काट के डाल देते, क्या इम्पैक्ट डालेगा? चना, धान या सरसों? धान यानी कि पैडी। धान क्या है कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये कच्ची फसल होती है, हरी फसल होती है, तो अपने जो ट्रैक्टर है उसकी गाड़ी, ट्रैक्टर या किसी चीज़ से उसको फैला के डाल देते हैं, या इसके जो कचरा बचता उसको डाल देते हैं, तो ये क्या करता है? बायो फर्टिलाइज़र का काम करता है, ठीक है। ये फसलों के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊपन देता है, और जो फसल के लिए मिट्टी जो होती है उसके लिए बेहतरीन कार्य ये कर रहा होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से? सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? ये कहना चाह रहा है जैसे कि मजहब और धर्म, अलग अलग रिलीजन और मजहब क्या है बच्चों? अलग अलग वर्क करते हैं। मजहब का मतलब है जिसका कोई फाउंडर होता है। मजहब का मेन मीनिंग क्या है बच्चों? जिसका कोई फाउंडर है। और रिलीजन क्या होता है? जो जीवन शैली बता रहा होता है। क्या बता रहा होता है बच्चों? जीवन शैली के बारे में बता रहा होता है। जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन, इस्लाम, ये सारे के सारे क्या है? मजहब है। और सनातन क्या है बच्चों? एक धर्म का कार्य, धर्म है। तो इसने ये पूछा है कि सब कुछ भाग्य से ही सब कुछ होता है, निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ, मतलब किसके टाइम ये किसने कहा है? तो ये आजीविकों ने कहा है बच्चों। किसने कहा है ये वर्ड? आजीविकों ने कहा है। सर जैनियों ने कहा, क्या कहा है? जैनियों ने कहा है बच्चों
देखिए जेनियो का बताता हूं, जेनियो ने क्या कहा है। जेनी कहते हैं ना तो ब्रह्मांड का विनाश किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। ब्रह्मांड को ना तो ब्रह्मांड का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि रूपांतरण किया जा सकता है, बल्कि रूपांतरण किया जा सकता है। बात समझ में आई कि नहीं है इतनी सी? ठीक है। बुद्धिज्म में क्या कहा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बुद्धिज्म ने कहा है कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है। बुद्धिज्म क्या कहते हैं, कर्मों के आधार पर जन्म मिलता है। तो ये जो धारणा है ये हमें याद रखनी है। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग जो घाटी है वो है उत्तराखंड में। नेलांग घाटी कहाँ स्थित है बच्चों? उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक है, अब उत्तराखंड के बारे में आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ के सीएम साहब। उत्तराखंड के सीएम कौन है करंटली? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के जो सीएम है उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के जो राज्यपाल, ये तो सीएम है, ये कौन है बच्चों? ये सीएम है। और राज्यपाल की अगर बात की जाए आपसे तो राज्यपाल कौन है? गवर्नर गुरमीत सिंह। ठीक है, इसकी उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, एक तो है देहरादून, एक है गैरसैंण। तो ये सारी चीजें अपन को इनके बारे में हमें याद रखनी है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है? यानी पूर्ति बोले तो सप्लाई, किसके बीच संबंध होता है? तो ये प्राइस एंड आउटपुट के मध्य होता है बच्चों। किसके मध्य होता है? ये प्राइस एंड आउटपुट की कीमत तथा उत्पादन का जो संबंध होता है उसको पूर्ति दिखा रहा होता है। यानी कि सप्लाई को, जो सप्लाई फंक्शन को जो बताता है, सप्लाई फंक्शन के बारे में जो बता रहा होता है वो कौन होता है? प्राइस एंड आउटपुट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्राइस एंड आउटपुट होते हैं। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से ए हो जाएगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? जैसे कृत्रिम उपग्रह है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो ऊर्जा का माध्यम होता है वो सोलर सेल होते हैं। क्या होता है? सोलर सेल जो होते हैं वो होता है। ठीक है, उनके थ्रू क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी जा रही होती है। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? ठीक है, पौधा जो कीट पकड़ने का काम करता है वो नेपथेंस होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? नेपथेंस होते हैं। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। An Earth satellite is kept moving is in orbits. It is due to the phenomena of centripetal force provided by. ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कार्य कर रहा होता है बच्चों। पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण एक जो भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है, जो अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। वो किसके कारण होता है? पृथ्वी पे जो ग्रेविटेशन है यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये प्रक्रिया संभव हो पाती है। ये बात आप लोग बच्चों यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक आंध्र प्रदेश का एक संयुक्त उपक्रम है। तुंगभद्रा नदी, सहायक नदी किसकी है? तो ये है बच्चों कृष्णा नदी की। ये बात ध्यान रखना, तुंगभद्रा जो नदी है वो किसकी है? कृष्णा नदी है। लास्ट पेपर में मैंने बताया था तुंगभद्रा नदी किसके साम्राज्य के पास स्थित है? इस नदी के पास कौन सा साम्राज्य? वो है विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आंसर क्या होगा यहाँ से? कृष्णा रिवर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे संरक्षित भौगोलिक सांकेतिक मिला था? तो 2003 और 4 के समथिंग जो मिलता है सबसे पहले जीआई टैग, वो दार्जिलिंग चाय को मिलता है। किसको मिलता है बच्चों? दार्जिलिंग चाय को मिलता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। दार्जिलिंग चाय कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। पहली बार अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय की खेती करना प्रारंभ किया था। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय की पहली बार जो खेती करना प्रारंभ होता है वो करती है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। मिट्टी के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा गिरा दिया जाता है तो
मिट्टी के एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा गिरा दिया जाता है, जब बर्फ पिघलती है तो केरोसिन का स्तर होता है, वृद्धि होगी, कम होगा, अपरिवर्तित रहा, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कम होता है यानी फॉल होता है, इसका चला जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अंडर 23 अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 किस देश में आयोजित की गई है, तो ये आयोजित की गई है बच्चों वियतनाम में। कहाँ आयोजित की गई है, वियतनाम में आयोजित की गई है। जून 2025 तक प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये अश्वनी लोहानी को किया गया। अश्वनी लोहानी ये IAS ऑफिसर हैं 1980 बैच के, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, विश्व महासागर प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है बच्चों, 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों, 8 जून को मनाया जाता है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखना। IALA परिषद का दूसरा सत्र जिसमें भारत ने उपाध्यक्ष के रूप में भाग लिया, कहाँ आयोजित किया गया, तो ये फ्रांस में आयोजित किया गया है। किस गोवा की शराब को हाल ही में भारत में पहली बार भौगोलिक संकेत या GI टैग मिला है, तो ओजोफेनी को मिला है। किसको मिला है, ओजोफेनी। अब आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने कहा स्कॉच, स्कॉच जो शराब है या सैम्फियन, सैम्फियन जो शराब वो किस देश से आती है, आपसे स्कॉच का याद रखना बच्चों, स्कॉटलैंड, और सैम्फियन आती है बच्चों फ्रांस से। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चन सोल्यूशन किया। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना है, कमेंट करना नहीं भूलना है आपको। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।